में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचा दी है। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबों में नदी किनारे बसा पूरा गांव जमींदोज हो गया। देखते देखते चंद सेकंड में बाढ़ और मलबे ने पूरे इलाके को ढक दिया। मानसून के सीजन में पहाड़ों पर भारी तबाही मच रही है। उत्तराखंड के पौड़ी और बाकुड़ा में भी बादल फटने से तबाही हुई। बादल फटने के साथ ही लैंडस्लाइड की घटनाओं से लोग दहशत में हैं। क्या ये आने वाली भारी तबाही का संकेत है? बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या जलवायु परिवर्तन का असर है? क्या प्रकृति से इंसानों की छेड़छाड़, प्रकृति से इंसानों का खिलवाड़ मानव जाति के लिए खतरा बनता जा रहा है? देखिए एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी में आफत आसमानी, बादल फटने से भारी तबाही। पहाड़ों पर आई विपदा, बाढ़ मलबे में जीवन उजड़ा। बादल ढहे, दरक रहे पहाड़, आने वाली है तबाही की धार। हिमालय ले रहा बदला, जलवायु परिवर्तन का खतरा। तबाही की ये तस्वीरें उत्तरकाशी के धराली की हैं। तबाही की ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद जो तबाही मची, उसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग अभी भी लापता हैं। पहाड़ पर बादल फटने के बाद तेज रफ्तार से नीचे आए बाढ़ और मलबे में घर तिनके की तरह बह गए। पूरा गांव उजड़ गया। जान बचाने के लिए लोग भागते दिखे। जिनकी जान बच गई वो खुशकिस्मत निकले। अरे भाग भाग! हिमाचल के मंडी में भी भारी बारिश के बीच फिर से बादल फटने की घटना हुई। रात को बादल फटने से आई पानी की तेज धार में 2 मकान ढह गए। लोगों ने दहशत में पूरी रात गुजारी। पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत लेकर आई है। भारी बारिश के चलते पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड लोगों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। मंगलवार रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान सड़क पर गिरने लगे। लैंडस्लाइड की वजह से हिमाचल में 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में भी बादल फटने की घटना हुई। गुरासी गांव में भारी मलबे में दबकर 2 महिलाओं की मौत हो गई। कर्णप्रयाग में पहाड़ ढहने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया। धराली में बादल फटने की घटना को लेकर वैज्ञानिकों ने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की जताई आशंका। ग्लेशियर के टूटने से आई बाढ़ से तबाही की आशंका। आईएमडी के किसी स्टेशन से धराली में बादल फटने की घटना रिकॉर्ड नहीं हुई। हर्षिल घाटी और गंगोत्री के बीच स्थित धराली में राहत और बचाव का काम जारी है। 135 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया। उत्तराखंड सरकार ने राहत और बचाव के लिए 20 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सिर्फ 30-35 सेकंड में धराली में पहाड़ी बस्ती तबाह हो गई। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने की घटनाओं में तेजी आ रही है? क्या भविष्य में बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाएं और बढ़ेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आखिर हमारे फैसला आपका में हमने कुछ सवाल भी लोगों से पूछे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे, लोगों की राय भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले शुभम कोटनाला उत्तरकाशी से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद ये तबाही हुई है, लेकिन जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने ये कहा है कि हमारे पास बादल फटने का तो कोई डेटा नहीं है। क्या इसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई आपको? चलिए, अचानक जो जानकारी हाँ, जो मौसम की जानकारी मिलती है वो मौसम विभाग के द्वारा दी जाती है। तो अधिकांश जगहों पर ऐसी स्थिति की जो है आकलन मौसम विभाग करता है कि वहाँ पर किस तरह का मौसम रहता है। इस तरह की संभावना उसके द्वारा जताई जाती है। येलो अलर्ट हो गया, ऑरेंज अलर्ट हुआ और रेड अलर्ट में जो है इस तरह से जिलों को रखा जाता है। लेकिन जो है इस बात की चेतावनी हालांकि स्पष्ट तौर पर तो नहीं कहा जाता कि कहाँ पर बादल फट सकता है, लेकिन इस बात की चेतावनी ज़रूर दी जाती है कि इन जिलों पर
भारी से भारी बारिश देखी जा सकती है कुछ जगहों पर। तो इसी आधार पर जो है यही सूचना जो है सरकार को दी जाती है, सरकार के विभागों को दी जाती है, और उसी आधार पर जो है ज़िले में प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ, तमाम जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं वो जो है सक्रिय होती हैं और उसी आधार पर तैयारी की जाती है। तो हम इस घटना को देखें तो कहीं ना कहीं ये भी उससे मिलती जुलती घटना है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा लगातार 2 से 3 दिन में इस तरह की जो है सूचनाएं दी गई थी कि वहाँ पर जो है इस तरह की स्थिति बन सकती है, भारी से भारी वर्षा वहाँ पर देखी जा सकती है। तो ऐसे में जो है स्थिति वही देखने को मिली, क्योंकि उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग ये 2 गढ़वाल के एक ऐसे ज़िले हैं जो कि ऊंचाई पर स्थित हैं, और यहाँ पर जो है अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि जहाँ मौसम ज़्यादा ख़राब रहता है, और वही जो हमने देखा है ये देखने को मिला। और हालत इस तरह से रही कि जो है फ्लड आने से और नदी का बहाव जो कि पहले से ही बारिश के चलते ज़्यादा और तेज़ बहाव का था, वो और ज़्यादा भयावह और ख़तरनाक तरीके से जो है पूरे गांव को उसने अपनी चपेट पे ले लिया। तो कहीं ना कहीं इसमें कई कारक हैं, मौसम एक बड़ा कारक है और भी कई कारक हैं। एक इसमें कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो नदी का क्षेत्र था, नदी का क्षेत्र के नज़दीक ही ये पूरा इलाका पड़ता था, बहुत ज़्यादा इसकी ऊंचाई नहीं थी, इस कारण जब नदी का फ्लड आया और बहुत भारी मात्रा में आया तो जो है पूरा का पूरा जो एक बाज़ार है पूरा का पूरा उसने अपनी चपेट पे ले लिया। अब ये बात और है कि वहाँ पर बाज़ार स्थित था, ज़्यादा दूरी नहीं थी, ज़्यादा हाइट भी नहीं थी, इस तरह की पूरी स्थितियाँ थी, लेकिन बावजूद जो है अब जो स्थिति रही है उसमें सबसे प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू कार्य जल्द से जल्द किया जाए और बेहतर तरीके से किया जाए। लेकिन शुभम, एक बात और पूछना चाहता हूँ शुभम, एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग इस हादसे में मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं, कितने लोग अब तक रिकवर कर लिए गए? देखिए, जो अभी तक जानकारी आ रही है, जो सरकारी आंकड़े अभी तक बता रहे हैं, तो करीबन 5 से 6 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि बताई जा रही है, और अभी तक 135 जो है एसडीआरएफ के द्वारा 135 लोगों को जो है रेस्क्यू किया जा चुका है, और इसमें जो है 11 जो लापता जो आर्मी के जवान थे उनको भी जो है रेस्क्यू किया जा चुका है। तो ये इस तरह के आंकड़े अभी तक सामने आए हैं। और क्योंकि चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये कितना बड़ा इलाका है, पूरे गांव का इलाका है, होटल बह गए, गांव बह गए, घर बह गए, लेकिन अब तक आंकड़े को लेकर तमाम तरह की चीज़ें निकल कर आ रही हैं। इसी घटना को लेकर हमने सर्वे किया, कुछ सवाल लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो आपके सामने। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद शासन प्रशासन की सक्रियता से आप क्या संतुष्ट हैं? 54% लोगों ने कहा, 54% लोगों ने कहा कि बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। 37% लोगों ने कहा संतुष्ट नहीं हैं, और 9% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना और भूस्खलन की बढ़ती घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है? 81% लोगों ने कहा बिल्कुल ये ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। 10% लोग इससे असहमत थे, और 9% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। अनिल सूद जो कि पर्यावरणविद हैं, विशाल सिंह जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं देहरादून के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, और कामेश्वर शर्मा शिमला से मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं सूद साहब के पास चलूंगा। सूद साहब, एक बयान आया और उस बयान से थोड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। आईएमडी के मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं रोहित थपलियाल, वो ये कहते हैं कि साहब बादल फटने का कोई डेटा हमारे पास नहीं है। थपलियाल ये भी कहते हैं कि बादल फटना क्या होता है। वो ये बताते हैं कि अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटा या उससे कम समय में 100 mm या उससे ज़्यादा अगर बारिश हो जाए तो फिर बादल फटना कहा जाता है। लेकिन 6 अगस्त को उत्तरकाशी में केवल 27 mm बारिश दर्ज की गई है, तो हम बादल फटना नहीं कह सकते। अब इस घटना को आप कैसे देखते हैं? सर, ऐसे है, समहाउ आईएमडी के डाटा के ऊपर मेरे को विश्वास नहीं है जी, क्योंकि इनके पास जो 2006 से लेके 2020 तक का एयर पोल्यूशन का डाटा नहीं है।
इनके पास कोई भी डाटा नहीं है, तो ये कुछ भी कह सकते हैं, दे कैन गेट अवे विद। जी। उत्तराखंड के ऊपर लगभग 1266 ग्लेशियर लेक्स हैं। वो एक अपने आप में उसमें बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपने नोटिस किया हो, 2020 के बाद से लगातार ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसका क्या मतलब है? क्लाइमेट चेंज इज स्टेयरिंग एट अस। जो अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से नमी से भरी हुई हवाएं जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती हैं, जब इस तरफ आती पहाड़ों की तरफ, तो पहाड़ों की नीचे की हवा गर्म होती है, वो बड़ी तेजी से ऊपर जाती है और ऊपर जाके ठंडी हवाओं से टकराती हैं। बादलों में जो नमी होल्ड करने की कैपेसिटी होती वो इतनी नहीं होती, और इसको ना तो आईएमडी प्रेडिक्ट कर सकती, ना कोई साइंटिस्ट आज तक प्रेडिक्ट कर पाया कि क्लाउड बर्स्ट कब आएगा, कैसे आएगा, किस तरह आएगा। तो जब बादलों में नमी बढ़ जाती है तो बादल उसको रिटेन नहीं कर पाते, तो एक पर्टिकुलर जगह पे पहाड़ों, ये अक्सर पहाड़ों की ऊंचाइयों में ही होता है, क्योंकि वहां पे बादल जो है साथ टच करते हैं, तो वहां से जब पानी बारिश होती है उसको क्लाउड बर्स्ट भी बोलते हैं, उसको हम रेन हाईवे भी, आज की मॉडर्न लैंग्वेज में रेन हाईवे भी बोलते हैं। चूंकि ये सारे कच्चे पहाड़ हैं, यंग माउंटेन है, मलबे के पहाड़ हैं, यहाँ पे खूब पेड़ कटे हैं। लगभग इसी एरिया में हाईवे चौड़ा करने के लिए 6500 के लगभग पेड़ कटे थे, पुराने देवदार के। और इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतनी हुई रिवर बेड के ऊपर, जो कि कल वीडियो देख के आई वाज शॉक्ड कि भी इस तरह के वीडियो से कौन बचा होगा। तो ये सारा मैन मेड त्रासदी है। आज सारे कहते हैं कि एरियल सर्वे कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर इस एरिया का। मेरे को तो ये समझ नहीं आती, ये एरियल सर्वे तब क्यों नहीं हुआ जब ये सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी? और कौन इनको डाटा दे रहा है कि 4 आदमी सिर्फ मरे हैं, 5 की डेथ हुई है और 100 लापता है? कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? जितना कल मलबा गिरा है उस बाजार के ऊपर और जिस टाइम पे गिरा है, मेरी समझ से तो नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें होम स्टे भी बह गए, होटल भी बह गए, दुकानें भी बह गई, घर भी बह गए, और मलबे की डेप्थ कितनी है आप अंदाजा लगाएं। तो इसमें से कितने लोग बच पाए होंगे, कितने बेचारे पेरिश कर गए होंगे, ये मेरी समझ से बाहर है। अभी इसका आंकलन भी जो है, कैसे ये कर रहे हैं, 4 डेथ, 5 डेथ और इतने लापता, ये मेरी समझ से बाहर है सर। जी, विशाल सिंह है मेरे साथ, मैं उनके पास चलूंगा। विशाल जी, आपने सुना अनिल सूद साहब को, वही है, बादल फटा नहीं फटा, ये जो घटना हुई, अक्सर पहाड़ों में इस तरह की घटना होती रहती है, बहुत सारे विकराल रूप हम पहले भी देख चुके हैं। इस घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सूद साहब ने पहले अपनी बात जो रखी है उसमें क्लियर है कि ये जो एरिया है वो बहुत फ्रेजाइल है। दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब आप कंस्ट्रक्शन की परमिशन लेते हैं तो आपको एक मापदंड होता है कि आप इतनी दूरी नदी से मेंटेन रखें हैं, वो क्यों फॉलो नहीं किए जाते? पहाड़ों में बादल फटना या तेज बारिश या इस तरह के इंसिडेंट होते रहेंगे। जो पहले केदारनाथ में हुआ वो ही उसी तरह का एक छोटा रूप ये देखने को मिल रहा है कि आप नदी के मुहाने पे बसे हुए हैं और ऊपर से क्लाउड बर्स्ट होता है या एक ग्लॉफ होता है या जो भी कुछ होता है, वो आता है और आपको बहा के ले जाता है। लेकिन ये एक सवाल प्रशासन से पूछना बहुत जरूरी है कि जब हमारी कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस होती हैं, जब हमारा कोर्ट के नियम है कि आप नदी से इतने दूर रहेंगे, तो क्यों इन चीजों को रोका नहीं जाता? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक वार्मिंग का सवाल है, हिमालय और जगहों से तेजी से यहाँ पे वार्मिंग का इफेक्ट देखा जा रहा है। और ये जो घटनाएं हैं पिछले 10-20 सालों में ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आप देखें जिस तरह से CO2 राइज है और हमारे ग्लेशियर मेल्ट है, इन सारी चीज़ों को लेते हुए, प्लस उसके ऊपर से जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें, अगर हिमालय में वार्मिंग नहीं भी होती तो भी आप नेचुरल प्रोसेसेस को नहीं रोक सकते हैं, जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को नहीं रोक सकते हैं। अगर
आप नदी के मुहाने पे हैं या आप ऐसी सेंसिटिव जोन्स पे हैं जहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, जहाँ पे आपको कमर्शियल बिल्डिंग, जहाँ पे आपको सरकारी बिल्डिंग, जहाँ प्राइवेट बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए, अगर आप वहाँ बसेंगे तो फिर उसका उसका दंश भी आपको झेलना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम बहुत अच्छा उनका रिस्पांस है, वो काम कर रही है, लेकिन ये मुद्दा प्लानिंग और प्रिपरेशन का है। रिस्पांस तो जब आपको क्षति पहुंच चुकी है उसके बाद की बात है। ये सारी चीजें प्लानिंग और प्रिपरेशन की हैं। क्या ये फ्रेजाइल एरियाज ऐसे हैं जहां पे इतने टूरिस्ट एक साथ चले जाएं, जहां इस तरह से कंस्ट्रक्शन हो? आप उत्तरकाशी या थराली तो मतलब फिर भी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप नैनीताल, मसूरी, शिमला, इन जगहों को देखिए जहाँ पे अगर कोई त्रासदी आती है तो ताश के पत्तों की तरह घर गिर जाएंगे। चाहे वो भूकंप हो, चाहे क्लाउड बस्ट हो, चाहे कोई और तरह की त्रासदी अगर 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 इन जगहों पे आती है तो एक एक बहुत ही एक छोटी सी थ्रेड पे बस पे लटके हुई हैं ये चीजें। एंड इट इज अ टाइम बॉम्ब दैट कैन क्लिक एनी टाइम। ये बड़ा सवाल है। दो सवाल और है जो हमने दर्शकों से पूछे, एक बार वो दोनों सवालों को ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या ग्लेशियर्स का पिघलना, तेजी से पिघलना और भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं की मुख्य वजह या मुख्य कारण पहाड़ों पर खनन है? 85% लोगों ने कहा बिल्कुल यही कारण है। 14% ने कहा बिल्कुल नहीं, ये कारण नहीं हो सकता। 1% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल कि क्या पहाड़ पर होने वाली प्राकृतिक आपदा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से चौकस है? 51% ने कहा बिल्कुल सरकारें चौकस है। 47% ने कहा नहीं, चौकस नहीं है, और 2% कुछ भी कहना नहीं चाहते। कामेश्वर हमारे साथ है, जो कि हिमाचल का भी। कमलेश हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि लगातार चर्चा इस बात को लेकर आ रही है। कमलेश, क्या जानकारी आ रही है वहां पर, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो चुका है और अभी भी करीब 100 लोग ऐसे हैं जिनका रेस्क्यू होना और बाकी है, लापता बताए जा रहे हैं। अगर उत्तराखंड में इस तरह की घटना हुई है तो हिमाचल में भी लोगों में डर है। निश्चित तौर पे देखिए मनोज, जिस तरह से हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो 20 जून के बाद जब से जो यहाँ पे जो बरसात शुरू हुई है उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि एक जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। पहले हमने देखा कुल्लू का जो इलाका था, जो गड़सा और जो सैंज का इलाका था, वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ। उसके बाद मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है, पूरा जो मंडी डिस्ट्रिक्ट जो एक जो भूकंप का केंद्र, जो इस जो क्लाउड बर्स्ट का केंद्र बन गया था। और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि लगातार जो है किन्नौर की साइड आज हमने देखा कि किस तरह से किन्नर कैलाश जो वहाँ पे जो यात्रा होती है, जो वहाँ पे जो रोड जगह जगह ब्लॉक हो गए। तो ऐसे में कुल मिला के अगर देखा जाए तो पिछले 20-25 दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं लगातार हो रही है। तो इसे जो जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट भी अभी डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ एक और मनोज जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, पर्यावरण जो बदला है, एक रीजन वो भी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो जिस तरह से जो मैन मेड जो है डिजास्टर भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ने के साथ पिछले 15-20 सालों से हम देख रहे हैं कि नदी नालों के आसपास लोगों ने कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे में जैसे ही लैंडस्लाइड या जो क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं जब होती है, जब पानी एक साथ भारी मात्रा में नदी नालों में आता, तो सराउंडिंग में जो नीचे जो बस्ती बनी है, जहां पे जो बिल्कुल नदी नालों के पास में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन पिछले 15-20 सालों से जो हुई है, उसके कारण जो है ये जो क्लाउड बर्स्ट होने के कारण जो है जो लोगों की जो जाने जा रही है। तो ऐसे में जो है, और एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा मनोज, जिस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी पीछे जो कहा कि हिमाचल प्रदेश का जो है अगर वक्त रहते जो है अगर यहाँ पे सुधरे नहीं तो यहाँ हिमाचल प्रदेश का जो अस्तित्व भी जो है जो खतरे में है। तो ऐसे में ये जो आने वाले समय में जो है बेहद ही जो सरकारों को भी चेतना होगा। शुक्रिया करेंगे आपका कमलेश, शुक्रिया आपका करेंगे, और शुक्रिया शुभम का भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए भी करेंगे क्योंकि बहुत ही चिंता के विषय। आज पूर्व जल संसाधन मंत्री, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने आज मीडिया को कुछ बातें कही।
एक सवाल और ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। एक और सवाल है कि क्या इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है? 38% ने हाँ कहा, बिल्कुल किया जा सकता है। 58% ने कहा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, और 4% कहना नहीं चाहते थे। पूर्व जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जोशीमठ त्रासदी के बाद जो तुरंत इसरो की रिपोर्ट आई थी, जिसे तत्काल वापस ले लिया था, हमने उसे इग्नोर किया है, उस चेतावनी की अनदेखी की है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए। सवाल खड़ा किया है, गंभीरता से सुनिए। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जल संसाधन मंत्रालय, क्योंकि वो खुद मंत्री नहीं हैं, वो कहती हैं कि ये सब प्राकृतिक ताल हैं जो पानी वहां पर भर जाता है, लेकिन अब तो कुछ पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं चोरी से और कुछ अनुमति से ऐसे सैकड़ों तालाब पहाड़ों में बनाए जा रहे हैं, जिससे जोशीमठ हो या फिर धराली हो या फिर हरसिल हो, जनहानि और राष्ट्र की अमूल्य जो धरोहर है उसको नष्ट किया जा रहा है। सूद साहब, संकेत साफ है? बिल्कुल साफ संकेत है सर। मेरे को तो एक बड़ी हैरानी होती है कि इंडिया में आज भी हमारी जो जनरेशन कैपेसिटी है पावर की, रिक्वायरमेंट से 2 गुना है। उसमें आप थर्मल ये निकाल दीजिए, ये दूसरी एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह। तो अगर हमारी सरप्लस कैपेसिटी है और हमारी एग्जिस्टिंग थर्मल पावर प्लांट्स, सारे पावर प्लांट्स मिला के 50% एफिशिएंसी पे काम करते हैं, तो हमें पहाड़ों को खोदने की क्या जरूरत है? हम एफिशिएंसी क्यों नहीं बढ़ा सकते अपना हमें क्यों पहाड़ों में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने हैं? हमने टनल्स क्यों बनानी है पहाड़ों में? हमने पहाड़ों में हैवी कंस्ट्रक्शन क्यों करनी है? हमारी सरकारें जो हैं ये कुंभकर्ण की तरह जागृत है। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, हिमाचल गवर्नमेंट ने 2024 में एक नोटिफिकेशन निकाली, डायरेक्टर कंट्री एंड टाउन प्लानिंग ने, कुछ एरियाज में 13 मंजिला बिल्डिंग बन सकती हैं और कुछ एरियाज में 18 से 24 मंजिला बिल्डिंग बन सकती हैं, बिना सोचे समझे कि ये सारे कच्चे पहाड़ हैं। उनको पता है, ऐसी बात नहीं, वो ना समझ है। अगर आप मनाली से बैजनाथ की तरफ आए तो रास्ते में एक गांव शायद धर्मपुर पड़ता है, उसमें खड्ड के किनारे 13 मंजिल के टावर बने हुए हैं। अगर खुदा ना खास्ता वहां पे इस तरह की फ्लैश फ्लड आ जाए या रेन हाईवे आ जाए तो उन लोगों का क्या होगा, मेरी समझ से बाहर है। जैसे सिंह साहब ने अभी कहा कि चाहे ये सब धागे के ऊपर लटके हुए हैं, 1905 का अर्थक्वेक शायद सब लोग भूल गए, जिसमें कि हिमाचल में मैक्सिमम जो थी डेवास्टेशन हुई थी। तब तो 2.5 स्टोरी बिल्डिंग थी, आज तो 5 से लेके 15 स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई है। तब क्या होगा, मैं ये सोच के डर जाता हूं, क्योंकि हिमाचल में और इस एरिया में ये सारा हाई सिस्मिक जोन है, सारे कच्चे पहाड़ हैं, तो क्या नतीजा निकलेगा ये मेरी समझ से बाहर है। खुदा ना खास्ता कल को कोई एक दुर्घटना हो गई, ये हमारी सब तैयारियां, एसडीआरएफ, एनडीआर, जो मर्जी आप नाम ले लो, सब धरे के धरे रह जाएंगे। और ये चाहे एरियल सर्वे करते रहे, चाहे कुछ करते रहे, ये सब नौटंकी जो है, ये कुछ नहीं बचने वाला। वाकई विशाल सिंह जी, बहुत सारी लापरवाही देखी जा रही है। एक तो जिस तरीके से पहाड़ों पर अंधाधुंध विकास हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, चाहे वो हाईवे हो, रोड्स हो, टनल्स बनाई जा रही हैं। बहुत संवेदनशील होते हैं पहाड़, बहुत कच्चे भी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से टनल्स बनाई जा रही हैं, हाईवेज बनाए जा रहे हैं, उनको आप आम बड़े शहरों की तरह डेवलप कर रहे हैं। पर्यटन का बोझ अलग है, मानवीय सुविधाओं का बोझ अलग है, जिसका जिक्र उमा भारती कर रही हैं। तमाम जो पावर प्रोजेक्ट हैं, वो पावर प्रोजेक्ट पर्यावरण की जो रिपोर्ट है वो तो धूल खा रही है, उनकी अनदेखी की जा रही है, अंधाधुंध काम चल रहा है, तो ये तो होगा ही। देखिए, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो लोग संडे को डिस्कस करना चाहते हैं फ्री टाइम पे। इसको सीरियसली कोई लेना नहीं चाहता है। दूसरी बात, अगर आपको हिमालय में डेवलपमेंट करना ही है तो आपको हिमालय की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डेवलपमेंट करना पड़ेगा। आप उत्तरकाशी का गुरगांवीकरण नहीं कर सकते हैं। आप हमारे मंडी में नोएडा नहीं बना सकते हैं।
लेकिन अगर इसी सोच के साथ हम चलते रहे तो देखिए त्रासदी, ये एक हिमालय का अपना स्वभाव है, नदियों का अपना स्वभाव है, जो होगा आज नहीं या कल। हम उसको, इसकी डेट हम नहीं बता सकते हैं, 10 साल बाद, 15 साल बाद, लेकिन ये एक बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी कहा, एक बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। इस जियोलॉजिकली बहुत अनस्टेबल है, अभी डेवलप ही हो रहा है। और इस पे अगर हम इस तरह का हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं, बायलॉज की अनदेखी करते हैं, हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को फिर से रिवाइव नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से स्थिति बहुत भयावह होने वाली है। भगवान न करे कि ये हो, लेकिन इस चीज का अंदेशा बहुत ज्यादा है कि इस तरह की चीजें आगे और बढ़ेंगी, ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद ये जो हमारा हम जिस तरह से अपने आप को डेवलप, जिसे हम डेवलपमेंट कह रहे हैं, उस डेवलपमेंट को अगर हम आगे बढ़ाते रहे तो शायद ये और ट्रिगर हो जाए। बहुत हमें बहुत अभी शुक्रिया जी और विशाल जी, आपका शुक्रिया करेंगे, विस्तार से बातचीत कर रहे थे। सूद साहब आपका भी शुक्रिया करेंगे, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा और बड़ी अच्छी बात कही कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसे हम